दोस्तों साल 1936 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इराक के बगदाद में खुदाई कर रहे थे। उन्हें खुदाई में एक घड़ा मिलता है। ये घड़ा आज से 2000 साल पुराना था, लेकिन ये कोई साधारण घड़ा नहीं था। इसमें प्राचीन जादू के सुराग छिपे हुए थे और इसी जादू को आज हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसकी बदौलत हमारी ये आधुनिक सभ्यता चल रही है। जब इराक में ये घड़ा निकला तो ये कयास लगाए जाने लगे कि 2000 साल पहले आखिर ये घड़ा किस काम आता होगा। इस बहस की जड़ में ये बात थी कि इस घड़े के भीतर और जो आसपास चीजें मिली उनसे एक बैटरी बनाई जा सकती थी। अकादमिक और कॉन्स्पिरेसी जनकों के महकमों में ये बहस छिड़ गई कि क्या बिजली का आविष्कार आधुनिक है या प्राचीन। ये 2000 साल पुराना घड़ा एक रहस्य का केंद्र बन गया। इस रहस्य को हम एक आने वाली वीडियो में अनकवर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बचपन के एक जादू की कहानी बताता हूँ। बचपन में ना हम तीसरी चौथी क्लास में रहे होंगे, तो हमारे पड़ोस में हमारा भाई रहता था, कजिन। उसके पास एक बैटमैन वाली कार थी और उसमें बत्ती जलती थी जब वो चलती थी। तो एक दिन उसने क्या किया, बड़ा खुरापाती टाइप का आदमी था, तो कार तोड़ फोड़ दी, खोल खाल दी और उस कार के अंदर से एक बैटरी निकली और निकला एक बल्ब। जब हम उसके घर गए, सुबह सुबह, छुट्टी का दिन था, शायद ठंडियों के ही दिन थे, अंधेरा रहता था उसके कमरे में और वो साला जगमगा रहा था पूरा कमरा। और हम देख रहे कि वो हमारा भाई बैटरी से बल्ब जलाए दे रहा था, जगमग जगमग। हमें लगा भाई ये क्या चीज है। तब हमने पहली बार एक इलेक्ट्रिक बल्ब को उसके मूल रूप में बैटरी से कनेक्टेड देखा, जिसे हम अपने हाथ से जोड़ घटा के उस बल्ब को जला सकते थे। हमको गुरु लगा कि उस छोटी सी डिबिया में ही पूरा जादू छुपा है दुनिया का। फिर ना हम धीरे धीरे बड़े हो गए और पता नहीं वो बचपन का जादू कहाँ गायब हो गया। अब कहने को तो देश के सर्वोच्च संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली और डिग्री विग्री सब मिल गई, लेकिन वो जादू वापस नहीं आया। तो भारत में ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, इंजीनियरिंग के ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो डिग्री हासिल कर लेते हैं, नौकरी की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उनके जीवन से वो जादू गायब हो गया जो बचपन में आया करता था। मतलब उनको जादू नहीं दिखेगा तो किसको दिखेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द क्लोजेस्ट थिंग टू मैजिक। लेकिन यार अभी ना कुछ दिनों से मुझे वो जादू का सेंस वापस आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो महसूस करें जो मैं कर रहा हूँ। आप उस जादुई डिबिया यानी बैटरी के पीछे छिपी विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी समझें। आप जाने कि जिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बदौलत हमारी आधुनिक सभ्यता का चिराग रोशन है, वो क्या बवाल चीज है और कैसे सिंपल सी साइंस से वो जादू पैदा किया जा सकता है। इसलिए हमने सोचा कि बैटरी के ऊपर ये खास सीरीज शुरू की जाए, जिसका नाम है बैटरी बाजी। हजारों साल के विकास क्रम में मनुष्यों ने ऊर्जा के अनेक स्रोत खोजे। फिर आज से कई सदियों पहले विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की कहानी भी शुरू हुई। शायद कुछ लोगों को ये अंदाजा था कि विद्युत के साथ साथ मनुष्यों के नए युग की शुरुआत हो रही है, और उनसे भी कम लोगों को ये अंदाजा था कि बिजली के तारों का जाल हमारे लिए जंजाल बन सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के समानांतर एक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था जो हमें इस जाल से मुक्त रखती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है बैटरी। बैटरी की कहानी तारों के जंजाल से मुक्ति की कहानी है। इन छोटे से बक्सों में बिजली को सहेज कर रखा जा सकता है और ये पावर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती है। अब चाहे वो टेक्नोलॉजी 2000 साल पुरानी हो, 200 साल पुरानी हो या फिर 20-30 साल पुरानी हो, इन सभी के नीचे का वो अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम है जो इन्हें चलाता है और इन जादुई डिबियों से हमारे घरों को रोशन करता है। इस वीडियो में हम हमारे आसपास मौजूद रासायनिक तत्वों में छुपे हिडन पोटेंशियल के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि कैसे इस हिडन पोटेंशियल को टेम करके हम शक्ति हासिल कर सकते हैं और जादू पैदा कर सकते हैं। At the end of the day, and we talk about lithium and you talk about lithium all the time, and it sounds like a fancy thing. America is back. India on Monday said that it has found a major lithium reserve in the western state of Rajasthan. इस वीडियो को मिली है ड्यूरासेल की शक्ति। देखिए मित्रों, इलेक्ट्रिसिटी के मूल में इलेक्ट्रॉन है और किसी भी बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, ये जानने के लिए हमें एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना होगा। देखो, ये एटम है जिसे हिंदी में परमाणु कहते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ की सबसे बुनियादी इकाई है ये। दुनिया में जितना भी मटेरियल है इन परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणुओं के बारे में एक खास बात यह है कि दुनिया में हर एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि बूंदी और गुड़ का एक लड्डू है। सकरात आ रही है तो लड्डू की बात कर लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो है बूंदी और गुड़ का लड्डू है। इसमें जो बूंदी है वो न्यूट्रॉन्स है और जो गुड़ है वो प्रोटॉन है। देखो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, इसलिए नाम है न्यूट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है।
जैसे गुड़ के लड्डू में बूंदी का कोई खास टेस्ट नहीं रहता, मतलब वो रहता है बैकग्राउंड में हल्का सा, लेकिन मेन जो मिठास आती है वो गुड़ से आती है। तो ऐसे ही न्यूट्रॉन बैकग्राउंड में रहते हैं और न्यूक्लियस की जो पूरी मिठास है, जो उसका पॉजिटिव चार्ज है, वो इस गुड़ के कारण, प्रोटॉन के कारण एक पूरे लड्डू पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पर मिठास आ जाती है और इस मिठास से कुछ मक्खियां खिंची चली आती हैं। मक्खियां इस लड्डू के आसपास मंडराती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो गुड़ का लड्डू है ना, हमने एक छन्नी से ढक रखा है, तो मक्खियां आके लड्डू को खा नहीं सकती, लेकिन वो भिनभिनाएंगी तो सही। और ये जो मक्खियां हैं हमारी इस एटम की कहानी में, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस कहानी के प्रोटैगोनिस्ट। तो दुनिया के हर परमाणु के भीतर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना एक बूंदी और गुड़ का लड्डू रखा हुआ है, जिसकी मिठास से यानी पॉजिटिव चार्ज से आकर्षित होकर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स या मक्खियां उसके आसपास आकर मंडराती रहती हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है दुनिया के हर एटम का। अब दुनिया के अलग अलग परमाणुओं को ये बात अलग बनाती है कि उनके अंदर का ये लड्डू यानी न्यूक्लियस कितना बड़ा है और उनके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन यानी कितनी मक्खियां मंडरा रही हैं। अब देखो यार, सीधा सा गणित है कि लड्डू में मिठास जितनी ज्यादा होगी, उसके आसपास उतनी मक्खियां यानी उतने इलेक्ट्रॉन्स मंडराएंगे। जितना ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने प्रोटॉन होंगे। अब ये प्रकृति का नियम है कि प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए किसी भी न्यूट्रल एटम में आप देखेंगे तो जितने न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हर एटम की बेसिक आइडेंटिटी इस चीज से तय होती है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन और वही उसका एटॉमिक नंबर, वही उसकी बेसिक आइडेंटिटी, उतना ही लड्डू का साइज, उतनी ही मक्खियां, सब जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा लड्डू है वो है हाइड्रोजन का एटम, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और उसके चक्कर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन काटता है। ये हर हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। उसके बाद हीलियम का एटम आता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चक्कर, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काटते हैं। उसके बाद लिथियम का नंबर आता है, जैसे हम आगे चलकर विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे और वो क्यों खास है ये भी जानेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे कुछ 118 टाइप के एटम्स हैं जिन्हें मनुष्य जाति ने खोजा है, जिन्हें हम केमिकल एलिमेंट्स या रासायनिक तत्व कहते हैं। केमिस्ट्री में जिसकी पीरियोडिक टेबल होती है, जो आपके सपनों में आती है रात को, वो इन 118 टाइप के केमिकल एलिमेंट से बनती है। और हमारे जान पहचान में मौजूद ब्रह्मांड का हर पदार्थ इन्हीं 118 केमिकल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है। अब अपन मुद्दे की बात यानी इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। देखिए, इस एटम के अंदर कई तरह के नेचुरल फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिनमें से हमारे सबसे काम का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखिए, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बदौलत हमारे ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। इसी मिठास के चलते वो मक्खियां इस गुड़ के चक्कर काट रही हैं। और ये लड्डू के साइज एवं मक्खियों की संख्या पर निर्भर करता है कि उस लड्डू के आसपास उनकी संरचना कैसी होगी। वो मक्खियां यानी इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी, ये उसके साइज पर डिपेंड करता है। अब ये तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ, ठीक है, ये तो है ही। लेकिन किसी मक्खी की लॉयल्टी उस लड्डू के प्रति इस बात पर निर्भर करती है कि उस मक्खी को उस लड्डू के साथ क्या पोजीशन मिली है। जो मक्खियां देखिए लड्डू के पास हैं, उसके पास के घेरे में मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के प्रति ज्यादा लॉयल रहेंगे। अब दिक्कत देने वाली जो मक्खियां हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर के ऑर्बिटल में मौजूद है, यानी जो न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र से थोड़ा बाहर होते हैं। तो उनकी लॉयल्टी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना अंदर गुड़ मौजूद है और अंदर कितनी मक्खियां हैं और उनको क्या पोजीशन मिली है। ये दूसरी चीज हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अलावा। अब देखो, यहाँ से 2 चीजें निकल कर आती हैं कुल जमा, है ना। एक तो ये है न्यूट्रलिटी वाली बात, मतलब चार्ज का बैलेंस रहना। अंदर जितना गुड़ मौजूद है, जितने प्रोटॉन्स हैं, उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उस एटम के इर्द गिर्द रहना चाहेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रलिटी की बात होती है। दूसरी चीज है रिएक्टिविटी वाली बात, यानी हर मक्खी को, खासकर बाहर वाली मक्खियों को, एक बेहतर गुड़ के लड्डू की तलाश है, जहां गुड़ की मात्रा ज्यादा उपलब्ध हो और उसके लिए वो गुड़ खाने की संभावना ज्यादा हो। हालांकि उसे कभी मिलेगा नहीं गुड़। तो इन्हीं दोनों चीजों से, न्यूट्रलिटी और रिएक्टिविटी, इनसे एक द्वंद पैदा होता है और ये द्वंद इलेक्ट्रॉन से डांस करवाता है। और मित्रों, इलेक्ट्रॉन्स के इसी डांस को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे 1-2 और टेक्निकल चीजें थोड़ी सी जान लेना जरूरी है। केमिस्ट्री में हर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स को, खासकर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचे रखने की क्षमता को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और जाहिर सी बात है, हर एटम में ये हर लड्डू अलग होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। इसलिए इन 118 केमिकल एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल भी अलग अलग होता है। उनकी, उस गुड़ के लड्डू की, उन मक्खियों को खींचे रहने की क्षमता अलग अलग होती है।
देखो ये एक लिस्ट है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये हर 10वीं 11वीं की केमिस्ट्री किताब में होती है। इसमें कुछ खास केमिकल एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। इस लिस्ट में स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आदि एलिमेंट यानी दुनिया के सबसे पहले और सबसे हल्के एलिमेंट हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 मान लिया जाता है और बाकियों का रिडक्शन पोटेंशियल इसकी तुलना में डिफाइन किया जाता है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल यानी जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल उसके उतने पॉजिटिव में बढ़ता जाता है, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन ना एक्सेप्ट करने की क्षमता हाइड्रोजन से जितनी ज्यादा होती है या इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करने की क्षमता जिनकी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में जाता जाता है, हाइड्रोजन से नीचे की तरफ टेबल में। अब बस इतना ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को समेटे रखने की क्षमता जितनी ज्यादा रखेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, और जो न्यूक्लियस जो गुड़ का लड्डू कम मीठा होगा, जिसमें मक्खियों को आकर्षित करने की क्षमता कम होगी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो मित्रों, इस तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उपजे रिडक्शन पोटेंशियल के चलते कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि उनके मुकाबले कुछ दूसरे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं। और देखो ये सब रिलेटिव है, हम लोग हाइड्रोजन के रिलेटिव में डिफाइन कर रहे हैं ना। मीठे तो सब लोग हैं, लेकिन कुछ ज्यादा मीठे होते हैं, कुछ कम मीठे होते हैं। रिलेटिविटी, सापेक्षता। तो इस केमिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए एक घोर सामाजिक और दार्शनिक बात आपसे कहना चाहता हूँ। हम अपने आसपास कुछ समूह और परिवार ऐसे देखते हैं जो अभावों में जी रहे होते हैं जनरली जिनमें सदस्यों के प्रति ये रुझान होता है, खासकर हाशिए पर मौजूद सदस्यों के प्रति, कि यार तुम चले जाओ तो बड़ी कृपा होगी, हमसे थोड़ा लोड कम होगा। और दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे समूह या परिवार भी देखने को मिलते हैं जो बड़े समावेशी किस्म के होते हैं, जो कहते हैं आओ आओ आओ, अरे अपने पास बहुत है, तुम आते जाओ आते जाओ आते जाओ। ऐसा ही एटम के स्तर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के समूह के साथ होता है। कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लेने को तत्पर रहते हैं, जबकि कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देने को तत्पर रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स लेने देने की तत्परता का सूचकांक केमिस्ट्री में रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। अब देखेंगे कि किसी भी बैटरी में दो नेचुरल टेंडेंसीज काम करती हैं। एक तो है न्यूट्रलिटी, चार्ज को न्यूट्रल रखने की, जीरो रखने की टेंडेंसी, और दूसरी है रिएक्टिविटी, हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स की एक बेहतर रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट में जगह तलाशने की जो टेंडेंसी है वो है रिएक्टिविटी। इन दोनों टेंडेंसीज के बैलेंस बनाने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स का एक डांस शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना चालू करते हैं, और हमें किताबों में ये पढ़ाया गया है कि इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चूंकि ये न्यूट्रलिटी, चार्ज बैलेंस और रिएक्टिविटी, रिडक्शन पोटेंशियल का संतुलन, ये फंडे बहुत ही सिंपल हैं, इसलिए आज से 200 साल पहले जो आधुनिक बैटरीज तैयार हुई वो भी बहुत सिंपल थी। इन बैटरीज से करंट पैदा करने के लिए दो अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल वाली धातुओं को आपस में एक खास तरीके से जोड़ा जाता था। उस टाइम पे जो धातुएं बहुत कॉमन थी उनके नाम है जिंक और कॉपर। इसलिए कॉपर और जिंक के बीच एक नमकीन पानी का भीगा कपड़ा लत्ता लगाकर इन्हें एक लाइन से जमा दिया जाता था सीरीज में, और नतीजा ये था कि इस तरह की सीरीज में कनेक्ट करने पर ठीक ठाक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पैदा हो गया। ये सिंपल सा सेटअप था। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के मुकाबले बहुत कम होता है, इसलिए जब दोनों को एक तार में जोड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जिंक से निकलकर कॉपर की तरफ फ्लो होने लगते हैं। यही 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आपको किताब में वोल्टेइक पाइल या वोल्टेइक सेल के नाम से पढ़ाई जाती है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आ जाती है, एक डायग्राम आ जाता है, और कुछ नहीं, सिंपल से डायग्राम में 3-4 चीजें ही होती हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला पार्ट है, कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला, जो इस केस में जिंक है, उसे एनोड कहते हैं, और कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो हिस्सा होता है, जो खुले दिन से इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार कर लेता है, वो इस केस में कॉपर है, उसे कैथोड कहते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एनोड कैथोड क्या होता है। कुछ नहीं, एनोड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स देने की क्षमता रखता है, और कैथोड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। आप सोच रहे होंगे गुरु ये एनोड कैथोड तो ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो नमकीन पानी का कपड़ा लत्ता भिगो के रखा है वो क्या है? देखो, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और ये बैटरी का बहुत जरूरी हिस्सा होता है क्योंकि ये न्यूट्रलिटी बनाए रखने के काम आता है। दूसरा फोर्स भूल गया क्या? रिडक्शन पोटेंशियल ही बस याद रखा, दूसरा भी तो फोर्स है न्यूट्रलिटी का, और इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। देखो क्या होता है, जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को दफा कर देता है तो उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पहले बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे तो नेट चार्ज 0 था, न्यूट्रल था मामला, लेकिन जैसे ही एक नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो टोटल पॉजिटिव लोग बढ़ जाएंगे ना एटम के अंदर। तो ऐसे ही दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज वाला आदमी ज्यादा हो गया घर में। तो अब ये जो लेने वाले और देने वाले एटम, ये सामान्य एटम नहीं रहे, ये कहलाते हैं आयॉन्स। किसी भी चार्ज्ड एटम या मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में आयॉन कहा जाता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन चार्ज ले लिए हैं, चार्ज इनका बदल गया है तो ये आयन कहलाएंगे। ये आयन के पूर्ववर्ती एटम्स बड़े स्पॉन्टेनियस से होते हैं, ये मौका मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर लेते हैं, लेकिन साले बाकियों के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बैटरी के लिए बड़ी आफत बन जाते हैं। एनोड से जितने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपने से जुदा करेंगे वहां
उतना नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और कैथोड पे जितने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लेते जाएंगे वहां उतना नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा इन आयंस की संख्या बढ़ने से। अगर कैथोड और एनोड पर ये आयंस इकट्ठे होते रहेंगे तो कुछ देर बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक बड़ी बाधा बन जाएगी। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज पैदा होने से वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोकेगा क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो थोड़ी देर बाद करंट पैदा होना बंद हो जाएगा बैटरी से, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट की व्यवस्था की गई है। ये इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा माध्यम है जहां से आयंस फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। तो जैसे ही एनोड पर पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस पैदा होंगे वो इस इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करते एनोड की तरफ खींचे चले जाएंगे। एक चार्ज का बैलेंस बना रहता है। दोस्तों, कोई भी साइकिल अच्छे से तभी चल पाती है जब एक बैलेंस बना रहे, चाहे वो पहिए वाली साइकिल हो, जीवन की साइकिल हो या इलेक्ट्रॉन्स की साइकिल। बैलेंस रहेगा तभी साइकिल चलेगी। तार से इलेक्ट्रॉन्स की साइकिल बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट चार्ज को बैलेंस करने का काम करते हैं। न्यूट्रलिटी और रिएक्टिविटी का बैलेंस, ये बैलेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देर तक बरकरार रखता है और बैटरी पूरी खर्च होने तक करंट की सप्लाई रही आती है। ये उस दुनिया की हर वर्किंग बैटरी का मैकेनिज्म है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, ये थोड़े से टेक्निकल टर्म हो जाते हैं। जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी समझ नहीं आती वो अपन पानी की टंकी की एनालॉजी से समझ लेते हैं इसको। क्या दिक्कत है? देखो, पानी की टंकी और बैटरी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। देखो, पानी की टंकी से पानी फ्लो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण, हाइट डिफरेंस के कारण, और चार्ज वाली टंकी जिसे बैटरी कहते हैं उससे चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण। पानी की टंकी जितनी ऊंचाई पर रहती है, आपने देखा जितने फ्लोर ऊंची रहती है उससे नीचे धार आने की जो स्पीड है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है तो करंट की जो धार फेंकने की क्षमता है वो भी बैटरी की बढ़ जाती है। लेकिन किसी की क्षमता ज्यादा होने से उसकी डिलीवरी ज्यादा नहीं होती, उस पोटेंशियल को रियलाइज भी करना पड़ता है। और वो जो रियलाइज्ड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज करंट। एक्चुअल में तो कितना चार्ज आ रहा है बैटरी से वो बहुत सारी, जैसे पानी की टंकी में भी पाइप की चौड़ाई, टंकी में कितना पानी है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो भले ही कितने भी ऊंचे पोटेंशियल पर हो, पर ये सारे फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली वाटर का फ्लो कितना होगा। ऐसे ही बैटरी में भी बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं, लोड कैसा है, क्या है, इससे डिसाइड होता है कि करंट का फ्लो क्या होगा, भले ही उसमें कितना भी पोटेंशियल हो। तो दो चीजें यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। हिंदी के शब्द हैं, कुछ नहीं है। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, किसमें कितनी देने की क्षमता है, और करंट का मतलब होता है धार, किससे कितनी धार निकलती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी किसमें कितनी बिजली देने की क्षमता है, और इलेक्ट्रिक करंट यानी असल में उससे कितनी बिजली निकल के आती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्हें याद रखिएगा। देखो, ये टर्मिनोलॉजी और ये वर्किंग मैकेनिज्म ये दुनिया की हर बैटरी पर समान रूप से लागू होते हैं। एनोड और कैथोड के बीच के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस और इसके चलते पैदा होने वाला इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, और इस फ्लो को बनाए रखने के लिए आयंस का बैलेंस बनाए रखने वाला इलेक्ट्रोलाइट। आप दुनिया की कोई भी बैटरी उठा लीजिए, उसके पीछे यही 3-4 चीजें हैं। आप उस घड़े को ले लीजिए, 2000 साल पुराना, 200 साल पुरानी वाली पहली आधुनिक बैटरी, उन सब में इन 4-5 चीजों में ही सुधार कर करके, वो चीजें वही हैं लेकिन उनमें मटेरियल्स बदल रहे, कुछ बदल रहे, सुधार करते करते ही 20 साल 30 साल पुरानी ये आधुनिक बैटरीज तैयार हुई हैं। आज से 200 साल पहले जिन शुरुआती बैटरीज का आविष्कार हुआ वो भी इन्हीं फंडों पर करंट सप्लाई करती थी। लेकिन अपनी पानी सप्लाई वाली एनालॉजी से देखा जाए तो इन शुरुआती बैटरीज की तुलना पानी की टंकी से नहीं बल्कि पानी के प्लास्टिक वाले पाउच से करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें एक बार इस्तेमाल करके उनका काम खत्म हो जाता था और उन्हें डिस्पोज करना पड़ता था। इन्हें दोबारा चार्ज करके रीयूज नहीं किया जा सकता था। लेकिन आगे चलकर 50 साल बाद करीब 1850 के दशक में पहली रिचार्जेबल बैटरीज इजाद की गईं। वो आज की इन आधुनिक लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज की पूर्वज थे जिन्हें विपरीत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाकर रिचार्ज किया जा सकता था। ऐसे पानी के कंटेनर जिनमें मोटर चलाकर दोबारा पानी रिफिल किया जा सकता था। मैं इसको बार बार दिखा रहा हूँ आपको। ये आज की आधुनिक रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज का सबसे एक्सेसिबल फॉर्म है, जैसे पावर बैंक कहते हैं। इनमें इन जैसे डिवाइसेस में भी वही लिथियम आयन बैटरीज लगी हैं, लेकिन अब इनको पीछे से खोल नहीं सकते मोबाइल को या आज की डिवाइसेस को। तो ये सबसे एक्सेसिबल फॉर्म है। ये जो ड्यूरासेल का पावर बैंक है ये भी अपने आप में बेसिकली एक लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी है, लेकिन ये इन डिवाइसेस में मौजूद 3 बैटरीज को चार्ज करने की क्षमता रखता है। ये काफी हैंडी है, लेकिन 1850 में जो पहली रिचार्जेबल बैटरीज बनी वो इतनी हैंडी नहीं थी। जो शुरुआती रिचार्जेबल बैटरीज थी वो बहुत भारी थी और पोर्टेबल नहीं थी। उन्हें अपने साथ कैरी करना मुश्किल काम था। और जीवन में असली मुक्ति तभी मुमकिन है जब करंट भरने वाली डिब्बी जरा हल्की हो, पावरफुल हो, सेफ हो और जिसे कोई भी कहीं भी अपने साथ ले जा सके। फिर करीब 101 साल बाद कहानी में एंट्री होती है हमारी आज की बैटरीज के सबसे पावरफुल एलिमेंट की, सबसे पावरफुल तत्व की, जिसका नाम है
लिथियम। आज आपके फोन, लैपटॉप और जितने भी अधिकतर चार्ज होने वाले डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक बड़ा कारण है, वो है स्वयं लिथियम, जो एक केमिकल एलिमेंट है। लिथियम पीरियोडिक टेबल में तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन और हीलियम के बाद सबसे हल्का एटम है और इसके साथ इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देने की जबरदस्त टेंडेंसी होती है। इस टेंडेंसी के चलते लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बेहद कम है, जो खुली हवा या पानी के साथ भी आग पकड़ लेता है। इसलिए प्योर लिथियम को तेल में दबा कर रखना पड़ता है गुरु। लिथियम की ये जो रिएक्टिविटी और इसका हल्कापन है जो इसे आधुनिक बैटरीज के लिए बेस्ट कैंडिडेट बनाती हैं, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरियां भी हैं। क्योंकि अगर कोई अपने हाथ में या जेब में ये बैटरीज लेके चल रहा है तो ये सेफ होनी चाहिए ना मित्रों। इसीलिए इस लिथियम आयन बैटरी के विकास की पूरी कहानी लिथियम को साधने की कहानी है। इस शक्ति स्रोत को साधना आसान काम नहीं था, लेकिन एक बार इसे साध लिया गया तो मनुष्यों ने अपूर्व शक्ति हासिल कर ली। इस लिथियम की शक्ति साधना की पूरी कहानी हम आगे एक वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसके कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इनका विकास कैसे हुआ, इंटरकैलेशन क्या होता है, सेपरेटर, बैरियर, इन सब में अप्रतिम इंजीनियरिंग लगी हुई है। इसलिए ये सब हम तफसील से समझेंगे आगे की एक वीडियो में। अभी आप ये एक जरूरी बात जान लीजिए, ये जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, इनको लिथियम बैटरी नहीं कहते, ये लिथियम आयन बैटरी है। वो लिथियम बैटरी कहना एक बड़ी भूल है, हम चलते फिरते कह देते हैं। यही जो लिथियम और लिथियम आयन का फर्क है ना, ये इसकी सेफ्टी में बड़ा फैक्टर बनता है। इस लिथियम में ही पूरा खेल छुपा हुआ है, इसलिए लिथियम को सफेद सोना कहा जाता है। इसलिए भारत में लिथियम मिलना जियोपॉलिटिक्स की जमीन में हलचल पैदा कर देता है। ये सब अपन आने वाली वीडियोस में समझेंगे और बहुत कुछ समझेंगे, लेकिन अभी आप को लिथियम आयन बैटरीज से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बतानी है, कुछ जरूरी चीजें जिनसे आप रोज रूबरू होते हैं, लेकिन पता नहीं शायद जानते होंगे कि नहीं। ये जो ड्यूरासेल का पावर बैंक है, इस पैकेट से निकला है, इस रैपर से। इसमें कई यूजफुल यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं और ये हर बैटरी के आसपास आपको लिखी हुई दिख जाएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें समझें। सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पे लिखी होती है, जो सबसे ऊपर लिखी है, वो है सेल कैपेसिटी, यानी कि इस बैटरी में, इस पावर बैंक में कितनी क्षमता है, इसमें कितना चार्ज भरा हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली ये टोटल चार्ज, ये टोटल पानी की बूंदें ही हैं जो आपके मोबाइल में आएंगे और उन्हें उस टंकी को भरेंगे, ठीक है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें 20,000 mAh है, ये मिली एम्पियर आवर होता है, जो कि चार्ज की यूनिट है। तो करंट जो होता है, जिसको एम्पियर में लिखते हैं, वो होता है चार्ज पर सेकंड, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, पानी कितनी रेट पे बह रहा है, और उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर से, तो वो टोटल चार्ज उसमें आ जाता है। तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना भरा हुआ है वो मिली एम्पियर आवर से होता है। तो ये संख्या जितनी बड़ी है, इस टंकी में, इस बड़ी वाली टंकी में कुल पानी उतना भरा हुआ है। दूसरी जो संख्या साथ में लिखी होती है वो है वॉट आवर में लिखी होती है। मतलब ये वॉट पावर की यूनिट होती है और वॉट आवर जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। तो चाहे आप टोटल एनर्जी स्टोर्ड देख लें, चाहे आप इसमें चार्ज देख लें, टोटल, ये दोनों लगभग एक जैसी बातें हैं, बस इनके मायने थोड़े से अलग हैं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये कैपेसिटी दर्शाती हैं। इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये पोर्ट्स लिखे हुए हैं, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट्स। तो ये बताते हैं कि हमारी पानी की टंकी के जो नल हैं वो किस किस प्रकार के हैं और कितनी संख्या है उनकी। तो इस पावर बैंक में आप देखेंगे तो 3 पोर्ट हैं आउटपुट के लिए, मतलब इन 3 नलों को खोला जा सकता है अलग अलग प्रकार के, और इनसे पानी भरा जा सकता है या चार्ज लिया जा सकता है, करंट लिया जा सकता है आपकी अपनी लिथियम आयन बैटरीज में। ये जो हैं, ये जो USB A टाइप के हैं, ये नल कितनी कैपेसिटी देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 वोल्ट और 5 एम्पियर। मतलब ये इनके अलग अलग रेटिंग के हिसाब से, अगर 4.5 वोल्ट वाले उसमें कनेक्ट करेंगे आप तो 5 एम्पियर निकलेगा, 5 वोल्ट वाले में कनेक्ट करेंगे तो 4.5 निकलेगा। ये सब इसकी वो दी हुई है। और वोल्ट हम बता चुके हैं कितनी ऊंचाई पे टंकी रखी है। तो बैटरी के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा अलग होता है, इस टंकी की ऊंचाई जितना करंट ड्रॉ कर रहा है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है थोड़ी थोड़ी। फिर इसमें ये आप देखेंगे, ये एक C टाइप पोर्ट है, जो आजकल जिस तरफ हवा का रुख है C टाइप की तरफ दुनिया जा रही है, तो ये भी एक आउटपुट पोर्ट है यहाँ भी। तो कुल आप ऐसे 3 नल फंसा के, 3 चार्जर फंसा के 3 डिवाइस को साइमल्टेनियसली आप इससे चार्ज कर सकते हैं। और ये एक और माइक्रो USB पोर्ट है, ये इनपुट के लिए है, और ये जो USB-C पोर्ट है ये भी इनपुट के लिए है। मतलब यहाँ से आप टंकी में पानी भर सकते हैं इन दोनों जगहों से। पोटेंशियल देखना इसलिए ज़रूरी है, ये जो 4.5 वोल्ट लिखा है, 12 वोल्ट लिखा है, ये सब देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डिसाइड करता है कितनी ऊंचाई पर टंकी है या कितनी फोर्स के साथ आके चार्ज आपके फ़ोन में घुसेगा। टंकी वाली एनालॉजी से इसलिए बार बार पानी और चार्ज में इंटरचेंज करके बोलूँगा मैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके इस रेट को दिखाती है कि पानी कितनी रफ्तार से आके, मतलब कितनी जल्दी आपका फ़ोन चार्ज होगा, वो यहाँ पे लिखी होती है, जो कि पावर होती है। पावर टोटल फ्लो बताती है कि कितना वोल्टेज है और कितना करंट है।
इंटू आई इज इक्वल टू पी पावर होती है ना। तो टोटल कितनी तेज़ी से चार्ज अंदर जाएगा आपके फ़ोन में, कितनी तेज़ी से एनर्जी अंदर करेगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है पावर। तो ये सबसे बेहतरीन पैमाना है, इसलिए इसको कवर के पैकेट पे लिखा गया है। और सबसे बड़ा इसमें टोटल चार्ज कितना है विच इज़ 20,000, ये इसलिए देखिए आप फ्रंट पैकेट पे लिखी जाती हैं ये चीज़ें सेल करने के लिए। ये माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा फट गया है, हमारी अनपैकिंग के लिए हम लोग को थोड़ी सी बेताबी थी तो हमने जल्दी जल्दी खोल के फट गया। बहरहाल इसकी डिज़ाइन हमको बहुत अच्छी लगी और एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, और हाथ में ऐसे आ जाता है। ये स्लिम भी है काफ़ी, और ये देखिए एक फ़ोन के कंपैरिजन में ही है ये साइज़। कूल है मित्रों काफ़ी। ये एक इसके साथ तार भी दिया है, इसमें भी ये डिज़ाइन एस्थेटिक इनके मैच करते हुए। सी टाइप वाला फ़ोन लगभग सबके पास होगा, तो ये इसको फंसा के 2-3 ठो लगा के इसमें चार्ज कर सकते हैं इकट्ठे। ये जो है ना, जैसे ही लगाते हैं तो ये अलग अलग बैटरी लेवल भी बताती है कितना है, और 7-8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। अगर आपको ये खरीदना है तो अमेज़ॉन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिनको लगे वो खरीद सकते हैं। टेक रिव्यूअर बन जाए क्या भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? बहरहाल दोस्तों, ड्यूरासेल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो हमारा ड्यूरासेल का, तो कमेंट में थैंक यू ड्यूरासेल लिख दीजिए। और आप लोगों का तो बहुत बहुत शुक्रिया है ही, आप यहाँ इतने अंत तक ये वीडियो देख रहे हैं हमारे भरोसे पे, तो बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा थैंक यू। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स और जो फंडे हैं पोटेंशियल के, करंट के, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, जिन पे हर वीडियो काम करती है, वो समझने की कोशिश करी। हमने बेस बना लिया ताकि हम आने वाली वीडियोस में अपनी इमारत को परत दर परत, फ्लोर दर फ्लोर बनाते चलें और ये बैटरी बाजी का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहे। इस सीरीज को लेकर आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई राय हो तो कमेंट में लिख के बताइए। हवाई जहाज जा रहा है, अब हम भी जाते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मित्रों, हम बताना भूल गए थे कि इसमें 2 साल की वारंटी भी है, लिख लेना, यूपीएससी में आएगा ये।